नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरत सुंडा जी ने लिखा है। आज इसका हम 89 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हार्टिकल्चर का चौथा लेक्चर है ये। इसमें पढ़ेंगे सुटेबल प्लांट फॉर इंटरक्रॉप्स इन ऑर्चर्ड। अगर हमको ऑर्चर्ड में इंटरक्रॉपिंग करनी है किसी दो प्लांट्स की, जैसे मान लो कि मैंने मैंगो की प्लांट लगाया है, ठीक। अब मैंगो का मैंने ऑर्चर्ड तो लगा दिया, लेकिन उसमें क्या होता है कि 3 से 5 साल तक मैंगो में हमको कोई फलत देखने को नहीं मिलती है। मैंगो की जो फ्लावरिंग स्टार्ट होगी वो 3 से 5 साल के बाद स्टार्ट होगी। तो इस बीच में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कुछ और एक्स्ट्रा इसमें कुछ प्लांटिंग करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएँ तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। इसीलिए किस प्लांट में कौन सा इंटरक्रॉप हम लगा सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में हमको प्रॉपर प्रोडक्शन मिलता रहे और हमारा जो खेत है वो बर्बाद ना जाए, जो पौधों के बीच में जो बची हुई ज़मीन है वो बर्बाद ना हो। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कई बेसिस पे फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो हम इसमें डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है फ्रूट्स के और इसको किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और इसमें जो समझने वाली बातें होंगी उसको भी मैं आपको कायदे से समझाते हुए चलूँगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सूटेबल प्लांट्स फॉर इंटरक्रॉप्स इन ऑर्चर्ड। जैसे मैंगो है, मैंगो स्टार्टिंग में जब हम प्लांटिंग करते हैं तो 3 से लेके 5 साल तक ये वेराइटी टू वेराइटी डिफर करता है। और अगर आपने सीडलिंग वाला प्लांट लगाया है, मतलब बीज वाला प्लांट, तो इसमें तो कम से कम 8 साल 10 साल तक लग जाता है। तो इस बीच में अगर हमको कुछ इंटरक्रॉपिंग करनी हो बगीचे में, आम के बगीचे में कोई और इंटरक्रॉपिंग, तो हमको पपाया और गार्लिक इन दोनों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसमें हम कायदे से इनके बीच में ट्रैक्टर से जुताई बुआई कर सकते हैं और आराम से जब तक हमको मैंगो का प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है तब तक हम पपाया और गार्लिक की खेती आराम से कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, इनिशियल स्टेज में तो कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ जैसे जो मैंगो होता है, मैंगो में फ्लावरिंग जो होता है ये फरवरी से लेके और फरवरी मार्च के आसपास में होता है इसमें फ्लावरिंग मैंगो में। इसके बाद इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो बिल्कुल चलता है मई तक चलता है, ठीक। कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो जून में भी देखने को मिलती हैं, जिनके फ्रूट्स जो होते हैं वो जून में भी देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो 6 महीने का आसपास 4 से 5 महीने का जो हमारे पास टाइम होता है, इस टाइम को छोड़कर बाकी और जितने महीने बच रहे हैं, लगभग हमारे पास 7-8 महीने का टाइम बचता है। इन 7-8 महीने में हम खेत में अगर कुछ और चाहें तो कोई इंटरक्रॉप उगा सकते हैं, जिसमें हम वीट की भी खेती कर सकते हैं, चने की खेती कर सकते हैं और ऐसे भी बहुत सी क्रॉप्स हैं जो कि एनुअल नेचर की हैं, उनकी हम आसानी से खेती कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से जो कोकोनट का प्लांट है उसके बीच में हम बनाना की प्लांटिंग आराम से कर सकते हैं। कोकोनट के बीच बीच में अगर हम बनाना लगा देंगे तो हमको कोकोनट का तो फलत मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ हमको बनाना भी देखने को मिल जाएगा, अच्छा इसका भी प्रोडक्शन हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करें फ्रूट्स लीडिंग इन एरिया, मतलब भारत में कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा एरिया में ग्रो किया जाता है। अगर हम एरिया वाइज बात करें कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सा फ्रूट लगाया गया है, तो उसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो मैंगो है इसका सबसे ज़्यादा एरिया है। उसके बाद जो सिट्रस है, सिट्रस बोले तो नींबू वर्गीय फसलें, इसका एरिया है। और फिर सबसे अंत में आता है अपना तीसरे नंबर पे जो आता है वो है बनाना का एरिया। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, फ्रूट में सबसे ज़्यादा एरिया है मैंगो का। उसके बाद है सिट्रस, सिट्रस में नींबू वर्गीय जितनी फसलें हैं, चाहे संतरा हो, किन्नो हो, मैंडारिन हो, नींबू हो, कागजी लाइम हो, कोई भी तरीके का है, नींबू वर्गीय फसलों में सभी आ जाता है, तो ये है। और तीसरे नंबर पर आपका है बनाना, ठीक। इसके बाद फिर आपका आता है पपाया। ये सब चीज़ें हैं जो लीडिंग एरिया में हैं इंडिया में। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो मान लो तो एरिया में तो सबसे ज़्यादा ये हैं, लेकिन इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नहीं है। इसी सीक्वेंस में प्रोडक्शन देखो कैसे है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है बनाना का, एरिया ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें पर हेक्टेयर में, टोटल प्रोडक्शन की बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो है आपका बनाना। बनाना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है।
उसके बाद फिर मैंगो का प्रोडक्शन होता है और उसके बाद सिट्रस का प्रोडक्शन होता है। एक नंबर पे बनाना है, दूसरे पे मैंगो और तीसरे नंबर पे सिट्रस का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। वेजिटेबल लीडिंग इन एरिया, ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा एरिया में ग्रो करी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाई जाती है? उसमें आपका है पोटैटो। आलू जो है वो पूरे भारत में बहुत बड़े क्षेत्रफल में ग्रो करा जाता है। एंड द ओनियन, ओनियन नेक्स्ट कम आफ्टर पोटैटो। ये क्या होता है, ओनियन जो है ये दूसरा सबसे ज़्यादा एरिया में ग्रो किया जाने वाला वेजिटेबल है। इसके बाद फिर आपका आता है टमाटर। टमाटर को तीसरे नंबर पर रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। लीडिंग प्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि लीडिंग प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका होता है वेजिटेबल में, तो पोटैटो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ओनियन है और उसके बाद टमाटर है। मतलब जिस एरिया में जैसे ग्रो किया जाता है जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में प्रोडक्शन भी है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ठीक, सबसे ज़्यादा पोटैटो ग्रो किया जाता है, सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन भी है, और दूसरे नंबर पे ओनियन ग्रो किया जाता है तो उसका प्रोडक्शन भी दूसरे नंबर पर है, और टोमेटो तीसरे नंबर पर ग्रो किया जाता है तो उसका एरिया भी तीसरे नंबर पर ही है। हाईएस्ट ओनियन प्रोडक्शन इन द स्टेट, कौन से स्टेट में ओनियन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? वो है आपका महाराष्ट्र में। जो ओनियन का रिसर्च स्टेशन है, रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में ही है। और नासिक में एक प्याज की सबसे बड़ी मंडी लगती है जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। उस मंडी का क्या नाम है आपको बताना है, और वो किस जगह पर लगता है। ठीक, टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन हाईएस्ट इन वेस्ट बंगाल फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश। मतलब अगर हम वेजिटेबल की बात करें कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल किस स्टेट में ग्रो करी जाती है, तो वेजिटेबल सबसे ज़्यादा ग्रो करी जाती है वेस्ट बंगाल में, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में। हो सकता है, देखो ये एक चीज़ और समझना, हो सकता है ये वीडियो आप काफ़ी बाद में देख रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि ये जो सीक्वेंस मैंने पढ़ाया है ये चेंज हो गया हो, इसकी जगह पे कोई दूसरा स्टेट या कोई दूसरी फसल आ गई हो। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो NHB से डाटा निकलता है उससे अप टू डेट रहना होगा। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स की। जितने भी हम फ्रूट्स पढ़ेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है, जब हम किसी भी फ्रूट का, किसी भी वेजिटेबल का या किसी भी चीज़ का जब हम क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं तो इससे हमको चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने में ज़्यादा आसानी होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से समझने में ज़्यादा आसानी होती है। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया फ्रूट, तो फ्रूट में जितने चीज़ें आती हैं सब आपने एक बार में समझ लिया। फिर मैंने कह दिया वेजिटेबल, तो आपने एक ही बार में समझ लिया, क्योंकि इनको प्रॉपर क्लासीफाई किया गया है कि दिस इज़ वेजिटेबल एंड दिस इज़ फ्रूट्स। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस वजह से आपने आसानी से समझ लिया। इसी तरीके से अब हम समझेंगे कि जो फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर भी किस तरीके का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। अब सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू फ्रूट राइपनिंग कंडीशन, फ्रूट किस तरीके से पक रहा है, इस कंडीशन में फ्रूट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। ठीक, ये इस तरीके के फ्रूट होते हैं कि इनको अगर हम हार्वेस्ट कर लें, फ्रूट हमारा बिल्कुल मैच्योरिटी के स्टेज पर आ गया है लेकिन अभी वो पका नहीं है, ठीक, राइपनिंग में नहीं है लेकिन फुल मैच्योरिटी में आ गया है। अगर इस कंडीशन में हमने फ्रूट को प्लांट से हार्वेस्ट कर लिया तो ये पक जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो हमारा जो बनाना होता है, बनाना अगर फुल्ली मैच्योर हो गया है, मतलब अच्छे से मैच्योर हो गया है, अपनी फुल मैच्योरिटी वाले स्टेज पर आ गया है, उसके जो कोने होते हैं बनाना के अगर वो राउंड हो गए हैं, ये एक सिंबल होता है कि बनाना का पौधा, अब ये जो बनाना है ये बिल्कुल मैच्योर हो गया है। स्टार्टिंग में बनाना में धारी होती है, किनारे किनारा उसका जो होता है और थोड़ा सा धारियाँ बनी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे केला पकता जाएगा, जैसे जैसे मैच्योरिटी के स्टेज पे आता जाएगा, वैसे वैसे वो जो धारी होती है वो राउंड हो जाती है, धारी ख़त्म हो जाती है। तो अगर बनाना बिल्कुल मैच्योर स्टेज पर पहुंच चुका है, उसको हमने पेड़ से काट लिया, अब काट के फिर उसको क्या करेंगे, हम एथिलीन लगा के उस पर रख देंगे, तो हमारा 4-5 दिन के अंदर पे जो बनाना है वो पक जाएगा। हार्वेस्टिंग के बाद भी पक गया। अगर फुल मैच्योरिटी के स्टेज पर फ्रूट पहुंच चुका है, उसके बाद अगर उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं कच्चा ही, तो वो बाद में पक जाता है। इस तरीके का जो फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। जैसे मैंगो है,
इसको भी अगर फुल मैच्योरिटी वाले स्टेज पे पहुंच गया है तो इसको अगर हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो ये पक जाता है बाद में। आप लोगों ने एक चीज़ और भी देखा होगा कि बनाना को जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बनाना ज़्यादा अच्छे से पका नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि इसको 2 दिन और रख दो, पक जाएगा। तो ये जो 2 दिन रख देने पर पकने वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं टाइप के फ्रूट्स को हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। इसमें आता है मैंगो, सपोटा, पपाया, फिग, बनाना, गुआवा, एप्पल, प्लम, पियर और पीच। इसमें जो कन्फ्यूज़न वाले 2 हैं, इसमें कन्फ्यूज़न आता है ज़्यादातर गुआवा में और एप्पल में। ये भी क्लाइमेट्रिक फ्रूट हैं। वैसे होता क्या है कि गुआवा जब पक जाता है तभी तोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है और एप्पल भी है। ठीक, एक चीज़ और समझना, ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो होते हैं इनको जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद इनके अंदर का जो रेस्पिरेशन रेट है वो तेज हो जाता है। कोई भी प्लांट हो, अगर उसके अंदर स्टोमेटा है, सेल उसकी जीवित है, तो क्या होगा, वो रिस्पिरेशन करता रहता है। जैसे हम अपना रिस्पिरेशन करते रहते हैं वैसे प्लांट भी रिस्पिरेशन करता है। तो जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं इनमें जैसे ही हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग करने के बाद इनका जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाता है, और इसी रेस्पिरेशन रेट के बढ़ जाने की वजह से ही ये पक जाते हैं। पहले एक बार जैसे मान लो रेस्पिरेशन रेट ऐसे चल रहा था, मैंने यहाँ पर हार्वेस्ट कर लिया, अब रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, अब एक से टाइम तक बढ़ा, उसके बाद फिर धीरे धीरे घटने लगा, फिर धीरे धीरे घटते घटते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये जो ये बढ़ जाने वाला बात होता है, हार्वेस्टिंग यहाँ पर मैंने किया, इसके बाद देखो रेस्पिरेशन रेट थोड़ा सा बढ़ गया। तो यही एक करैक्टरिस्टिक्स होता है जो हमारा क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। इनको हार्वेस्टिंग के बाद इनका रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है, और इसके अंदर एथिलीन एंजाइम बना होता है जो कि बाद में ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होने लगता है रेस्पिरेशन के थ्रू, और फिर आराम से जो ये फल होता है इसको पकाने में मदद करता है। इसके बाद है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, डोंट राइप आफ्टर पिकिंग, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद ये पकते नहीं हैं। अगर हमने इसको पेड़ से कच्चा तोड़ लिया, भले ही फुल्ली मैच्योर हो गया था, अगर इसको हमने तोड़ लिया तो ये पकेगा नहीं। इसका रेस्पिरेशन रेट कैसा होता है, इस तरीके का मान लो रेस्पिरेशन है, यहाँ पर मैंने हार्वेस्ट कर लिया, अब इसका रेस्पिरेशन रेट धीरे धीरे घटता ही जाएगा, मतलब इसमें बढ़ेगा नहीं। इसमें क्या होता है कि घटता ही जाता है, नीचे की तरफ ही चला जाएगा, मतलब रेस्पिरेशन रेट जो है वो घटता ही जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्रूट होता है इसके अंदर एथिलीन सिक्रेट नहीं हो पाता है और ये पक नहीं पाता है। जिस कंडीशन में हमने तोड़ा था उसी कंडीशन से ये डिटेरियोरेट होने लगेगा, ना पकेगा और ना ही और कुछ होगा। इसी तरीके का जो फ्रूट होता है इसको हम प्रेफर करते हैं कि जब ये पक जाए तब ही हम इसको तोड़ें। तो इसमें क्या आता है, सिट्रस, पाइनएप्पल, लीची, ग्रेप, पोमेग्रेनेट और बेर, ये सभी ऐसे फल होते हैं जिनको पक जाने के बाद ही तोड़ना चाहिए। अगर पकने से पहले हमने तोड़ लिया तो फिर हमको ये मिलेगा नहीं खाने को, कच्चा ही रह जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अब ये दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट के आधार पर, जलवायु के आधार पर पौधों को, ये फ्रूट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला तो है ट्रॉपिकल, दूसरा है टेम्परेट और तीसरा है सब ट्रॉपिकल। लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, होना चाहिए था ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है, बाकी और सभी चीज़ें सही हैं। समझना, ट्रॉपिकल ऐसा होता है कि इसमें जो गर्मी होती है, ठीक, एक बार ध्यान से समझना, ट्रॉपिकल कंडीशन ऐसी होती है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक, और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। समझ पा रहे हो, मतलब जो एवरेज टेम्परेचर होता है पूरे साल भर का वो मीन टेम्परेचर से ज़्यादा ही होता है। ठीक, नॉर्मली से ज़्यादा होता है, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि हर साल भर वहाँ हमेशा गर्मी ही पड़ती रहती है। जैसे जो साउथ इंडिया है वो पूरा रीजन टेम्परेट रीजन में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, और गर्मी में तो गर्मी खैर पड़ती ही, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। इसको हम बोलते हैं ग्रीस में ऐसे कुछ करके समथिंग बोलते हैं, याद नहीं आ रहा हमको हिंदी में। तो ये ट्रॉपिकल रीजन होता है। अब बात समझना, दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल रीजन, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ही है। ट्रॉपिकल रीजन में जो ठंडियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, गर्मी होगी तो बड़ी भयंकर सी गर्मी होगी, और ठंडी भी जब होती है तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। अब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ट्रॉपिकल की अपेक्षा सब ट्रॉपिकल में ज़्यादा ठंडी होती है। जैसे
सब ट्रॉपिकल में जब ठंडी का मौसम आएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर -3 -2 तक चला जाता है। ठीक, अब बात समझना, ये जो ट्रॉपिकल कंडीशन है ये ज़्यादातर साउथ इंडिया में पाई जाती है, और ये सब ट्रॉपिकल कंडीशन है ये यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये वाला जो रीजन है इसके आसपास पाया जाता है। मतलब गंगा और जमुना का जो ये जलोढ़ मृदा है इसके आसपास का जो एरिया होता है उसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। ठीक, गर्मी में बहुत भयानक गर्मी होगी, टेम्परेचर 47, 48, 50 तक चला जाएगा, और ठंडी में टेम्परेचर -2 तक जाता है, -3, -4 तक पहुंच जाता है। ठीक, तो ये होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। अब आगे बात करते हैं हम टेम्परेट रीजन में। इसमें क्या होता है कि वर्ष भर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर हमेशा ठंडा ही बना रहता है, माइनस में रहता है, और फिर जब गर्मी आती है तो गर्मी में भी टेम्परेचर इसका कम ही रहता है। पूरे साल यहाँ पर ज़्यादातर ठंडी पड़ी रहती है, इसमें गर्मी पड़ती है लेकिन ठंडी कम पड़ती है, इसमें गर्मी भी खूब पड़ती है और ठंडी में टेम्परेचर -2 से 3, 4 तक पहुँच जाता है। ये होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। एक चीज़ अब और समझ लेना कि अधिकतर जो ट्रॉपिकल वाले पौधे हैं इनको सब ट्रॉपिकल में ग्रो किया जाता है, और जो समझ पा रहे हो, मतलब कहने का ये है कि जो ट्रॉपिकल वाले रीजन के पौधे हैं इनको हम सब ट्रॉपिकल रीजन में आराम से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अपना, जैसे मैंने बताया कि यूपी का जो रीजन है, ये रीजन यूपी और बिहार का जो रीजन है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंगो, पपाया, बनाना, पाइनएप्पल ये सब अच्छे मात्रा में ग्रो किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रजिस्ट कर पाते हैं सब ट्रॉपिकल कंडीशन को भी। ठंडी जब इसमें ठंडी में 1-2 महीने जो ठंडी पड़ती है उस ठंडी को ये पौधे अपना झेल जाते हैं, उसको रजिस्ट कर पाते हैं। इसी वजह से आराम से ट्रॉपिकल वाले जो प्लांट्स हैं उनको भी सब ट्रॉपिकल कंडीशन में हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। फिलहाल अगर पूछा जाए कि मैंगो क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर किस तरीके का प्लांट है, तो ये आपको क्या बताना है, मैंगो ट्रॉपिकल है। पपाया, बनाना, पाइनएप्पल, कैजू और कोकोनट ये सभी कैसे हैं, ये सभी ट्रॉपिकल प्लांट हैं। ठीक, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इनको आसानी से ग्रो किया जाता है। टेम्परेट में हम बात करें तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, आलमंड, ठीक, एप्पल, पेयर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी ये सभी किस में आते हैं, ये सभी टेम्परेट में आते हैं। सब ट्रॉपिकल में क्या आता है, फालसा, लीची, बेल, सिट्रस, गुआवा, फिग, आंवला, बेर, ग्रेप, डेट पाम, पोमग्रेनेट ये सभी किस में आते हैं, सब ट्रॉपिकल कंडीशन में आते हैं। ठीक, इसको ध्यान से समझ लेना, इसको बार बार पढ़ोगे, बार बार ध्यान में रखोगे और बार बार ये देखोगे कि किस एरिया में ग्रो किया जाता है, तो आराम से याद हो जाएगा। देखो टाइम देना पड़ेगा कुछ चीज़ों को समझने के लिए और याद करने के लिए। बार बार अगर इसको पढ़ोगे तो ही याद होगा, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फ्रूट टाइप। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप के आधार पे हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट का क्लासिफिकेशन। इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है बेरी। बेरी क्या होता है, ए बेरी इज ए फ्लैशी फ्रूट विदाउट ए स्टोन या पिट प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल फ्लावर कंटेन 1 ओवरी। कहने का मतलब ये होता है कि बेरी में एक ही ओवरी होती है। एक ही ओवरी मतलब गर्भाशय बोल लो, ठीक, एक ही गर्भाशय होता है। इसके अंदर कोई स्टोन नहीं होता, मतलब आम में जैसे किसुली होती है उस टाइप का इसके अंदर किसुली नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें ढेर सारे क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, बेरी फ्रूट बोलते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, बेरी का। क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है, फ्लैशी फ्रूट होता है, मतलब इसके अंदर फ्लैश होता है, कहने का मतलब कि बहुत दल होता है। विदाउट ए स्टोन, इसके अंदर कोई सीड नहीं पाया जाता है। सीड का मतलब ऐसा सीड जो आम के जैसी किसली वाला हो, आम जैसा या फिर बेर के जैसा, ऐसा नहीं होता है। प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल फ्लावर, एक ही सिंगल फ्लावर से ये डेवलप होता है और इसके अंदर एक ही ओवरी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। इसमें ऑप्शन क्या क्या आता है, बनाना, पपाया, ग्रेप, अरेका नट, डेट पाम और गुआवा।
अगर आप ध्यान से समझें तो इनके अंदर सब में एक ही ओवरी पाई जाती है। बनाना का जो पौधा, बनाना जो होता है, बनाना देखने में इस तरीके का लगता है, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके का होता है। इसमें एक ही ओवरी होती है और ऐसे लाइन से यहाँ पर क्या लगे होते हैं, इसमें ऐसे लाइन से सीड लगे हुए होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है कि जो बनाना होता है, बनाना में हमको सीड देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पार्थिनोकार्पी की वजह से उसमें सीड नहीं होता। ऐसा फ्रूट डेवलप किया गया है कि अब उसमें सीड ना हो। लेकिन ये सभी किस में आते हैं, ये सब बेरी में आते हैं। इसके बाद ड्रूप या स्टोन, इसका सबसे जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर एक सीड पाया जाता है, बड़ा सा, एक फ्रूट में एक सीड। ए ड्रूप और स्टोन फ्रूट इज एन इंडेसेंट टाइप ऑफ फ्रूट इन व्हिच एन आउटर फ्लैशी पार्ट, जिसको हम एक्सोकार्प बोलते हैं या फिर स्किन बोलते हैं, एंड मेसोकार्प, जिसको हम फ्लैश बोलते हैं, सराउंडेड ए सिंगल सेल एपिट स्टोन और पायरेना और हार्डनेस इंडोकार्प विद सीड कर्नल इनसाइड। बात समझना, ड्रूप या स्टोन फ्रूट किसको कहते हैं? इसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प का मतलब जो सबसे ऊपर वाला छिलका होता है वो होता है। इसके बाद इसमें एक फ्लैशी मेसोकार्प होता है, फ्लैशी मेसोकार्प, जिसको हम पल्प बोलते हैं, मतलब आम का जो ये पल्प होता है। ठीक, तो दो चीज़ हो गया, एक तो छिलका हो गया जिसको एक्सोकार्प बोलते हैं, मेसोकार्प होता है। इसके बाद इसका जो इंडोकार्प होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। आम का जो सीड होता है, सीड के ऊपर जो एक बहुत हार्ड सी चीज़ होती है ना, जिसमें बहुत ढेर सारे फाइबर होते हैं, जब आम को खाओ, उसकी किसली को चूसो तो दांत में फंस जाता है, तो वो जो सफ़ेद सा चीज़ होता है वो इंडोकार्प होता है। और उसी के जस्ट अंदर फिर हमको क्या देखने को मिलता है, सीड देखने को मिलता है। तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर किसी भी फ्रूट में है तो उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, ड्रूप या स्टोन बोलते हैं। इस तरीके का हमको किस में देखने को मिलता है, मैंगो में, बेर में, कोकोनट में, और कॉफ़ी में, आलमंड में और जामुन में। इसमें तो आप सब समझ जाएंगे, लेकिन एक जगह आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, वो किस में है, कोकोनट में। कोकोनट का जो ऊपर की जटा होती है वो क्या होती है, ऊपर की जटा पेरिकार्प और मेसोकार्प, ये दोनों होता है। इंडोकार्प जो होता है वो नारियल का बिल्कुल वो कठोर वाला पार्ट होता है, नारियल में एक पतला सा कठोर वाला पार्ट होता है, ठीक, वो इंडोकार्प है। इसके अंदर जो हमको गिरी मिलती है वो क्या होता है, इंडोस्पर्म होते हैं, यानी भ्रूणपोष होता है। और वहीं पर जब नारियल को हम तोड़ते हैं तो नारियल में हमको 3 ऐसे सुराख देखने को मिलते हैं। तो ये जो पहला वाला सुराख होता है यही होता है जो कि सीड बनाता है, बाद में यही चल के फिर बाद में क्या बनता है, नया पौधा बनता है। तो जो सफ़ेद वाला गिरी पूरा लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म। और फिर ये क्या होता है, अपना भ्रूण होता है छोटा सा। तो ये भी अगर हम ध्यान से देखें तो जितना भी आम के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सभी हमको कोकोनट में, वो सभी हमें कोकोनट में देखने को मिलती हैं। इपिकार्प होता है, मेसोकार्प होता है, पेरिकार्प भी होता है, और इसके साथ साथ फिर इसमें क्या होता है, एक इंडोकार्प भी होता है, और बाद में फिर अंदर सीड होता है। ठीक, अब ये होता कैसे है ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो आई होप आपको ये ड्रूप जो है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बलोस्टा, जिसको हम बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है पोमोग्रेनेट। ये बलोस्टा टाइप का फ्रूट होता है। ए फ्लैशी फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ए मल्टी कार्पिलरी मल्टी लोक्यूलर inferior ovary whose pericarp which is tough and leathery, seed which are attached irregularly with testa being a edible portion। बहुत कठिन सा हो गया, आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसकी जो सीड होते हैं और इसकी जो ओवरी होती है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम पोमोग्रेनेट का, आराम से समझोगे। पोमोग्रेनेट जो होता है इसके अंदर की जो ओवरी होती है वो इरेगुलरली कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे आप यहाँ पर ये सफ़ेद सफ़ेद जो पतली सी झिल्ली देखते हैं, इसी की वजह से ओवरी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक,
पहला तो करेक्टर ये हो गया कि एक फ्लैशी फ्रूट के अंदर एक जो ओवरी होती है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और इसके बाद फिर हर ओवरी में ढेर सारे सीड होते हैं, और इन्हीं सीड के ऊपर फिर क्या लगा होता है, पेरिकार्प होता है। सीड सफ़ेद सफ़ेद सा होता है और उसके ऊपर पेरिकार्प क्या कैसे दिखता है, लाल लाल सा दिखता है। तो वही जो पेरिकार्प होता है पोमोग्रेनेट का, वही हम खाते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो किसी फ्रूट में देखने को मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बलोस्टा। ज़्यादातर जो हमको एग्जाम्पल देखने को मिला, बलोस्टा का एक ही एग्जाम्पल है पोमोग्रेनेट, तो आप सीधे सीधे इसको रट के भी याद कर सकते हैं। अदरवाइज इसको समझना कैसे है वो मैंने बता दिया। एक फ्लैशी फ्रूट होता है जिसमें एक ओवरी कई पार्ट्स में इरेगुलरली डिवाइड होती है, मतलब फिक्स नहीं होता है कि ऐसे ऐसे डिवाइड होगी, अलग अलग तरीके से डिवाइड होती है। उनके बीच में एक पतली सी झिल्ली बनी होती है, एक पतली सी लेयर होती है, और हर ओवरी में, सिंगल ओवरी जो कई पार्ट्स में डिवाइड हुई है उसमें हर खाने में ढेर सारे सीड्स होते हैं जिनके ऊपर पेरिकार्प लगा होता है, उसी को लोग खाते हैं। लाल लाल होता है, सफ़ेद भी होता है। इसके बाद फिर आता है एम्फीसेराका। इसमें क्या होता है, एम्फीसेराका इज अ टाइप ऑफ फ्रूट दैट इज मल्टी-कार्ड एंड मल्टी-सीडेड इंडिसेंट फ्रूट दैट इज पल्पी इनसाइड एंड ए हार्ड एंड वुडी रिंड। इसमें क्या होता है, एम्फीसेराका में जो फ्रूट होता है ये बहुत ही हार्ड आउटर कवर से ढका हुआ होता है। ये बिल्कुल ऊपर वाला चीज़ बड़ी हार्ड होती है, पहली चीज़ तो ये है। इसके अंदर मल्टी सीडेड इनहेरेंट फ्रूट होता है, इसके अंदर सीड ढेर सारे होते हैं। इन्हीं के सीड के ऊपर एक पेरिकार्प लगा होता है जिसको हम लोग गोंद भी बोलते हैं, या ऐसे चिपचिपा टाइप का होता है, ठीक। और इसके साथ साथ प्लेसेंटा होता है। ये सभी टाइप का स्ट्रक्चर अगर देखने को मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, एम्फीसेराका। इसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फीसेराका जो फ्रूट टाइप होता है किसका होता है, बेल का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें पेपो की, तो पेपो का जो एग्जाम्पल है वो है कुकरबिट्स। कुकरबिट्स में जितने भी हैं, बोटल गार्ड, रिज गार्ड, इसके साथ साथ वाटरमेलन, मस्क मेलन, जितने भी गार्ड हैं, और ये जो वाटरमेलन मस्क मेलन है, मतलब कुकरबिट्स जितना है, कद्दू वर्गीय फसलें, सभी का जो फ्रूट टाइप होता है वो पेपो ही होता है, ठीक। खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है, लौकी है, करेला, ये सब का जो फ्रूट टाइप है वो पेपो है। ए फ्लेसी several seeded fruits that has developed from one flower having a single ovary divide into several carpels which develop a firm or tough ring as a mature such as melon, squash and cucumber। बात समझना, कह रहा है कि एक ऐसा टाइप का फ्लैशी सीड होता है, एक ऐसा फ्लैशी फ्रूट होता है जिसके अंदर ढेर सारे सीड होते हैं। अब इसमें जो सीड लगे होते हैं एक सीक्वेंस में लगे होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी खीरे को काटा हो तो आप अगर देखेंगे तो खीरा ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ पर ऐसे सीड लगा हुआ होता है, ऐसे इस तरीके का ऐसा सीड खीरे में देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर देखने को मिलता है तो उस तरीके के सीड को हम क्या बोलते हैं, उस तरीके के फ्रूट को पेपो बोलते हैं। ध्यान से समझना, इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से खीरे को आप आराम से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से ये डिवाइड होता है, ठीक। और ये जो डिवीज़न होता है इसी के बीच बीच में आपको यहाँ पर सीड देखने को मिलता है। ये जो सीड मैंने आपको बताया, ये सीड बिल्कुल बीच से आराम से अलग हो जाएगा, आधा सीड इधर आधा सीड इधर, समझ गए। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेपो बोलेंगे। इसमें जितने भी कुकरबिट्स आते हैं ये सब इसी पेपो के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आगे हम बात करें पोम। इसको क्या कहते हैं, ये एप्पल में पाया जाता है। एप्पल का जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है पोम। ए पोम इज ए फ्लैशी फ्रूट कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर थिकेंड फ्लैशी लेयर एंड ए सेंट्रल कोर दैट यूजुअली 5 सीड्स इनक्लोज इन ए कैप्सूल। कहने का मतलब ये है, एक तरीके का पोम होता है, एक फ्लैशी फ्रूट होता है जिसके अंदर आउटर जो थिकनेस होती है फ्लैशी लेयर की वो सेंटर में आ जाती है। बात समझना, देखो एप्पल होता कैसे है, ये मान लो एप्पल का सीड है और ये नीचे वाला थैलेमस है।
क्या होता है कि ये थैलेमस ऐसे बड़ा हो जाता है और ऐसे बड़ा हो जाता है और फिर आके ऐसे चिपक जाता है, तो ये सीड हमको अंदर देखने को मिल जाता है, जबकि ये होता ऐसा नहीं है। ये जिसको हम बोलते हैं अंडाशय, इसका जो एप्पल का अंडाशय होता है यही बड़ा हो जाता है और जो ये फ्लावर या सीड होता है इसको बाहर से ढक लेता है। तो हमको लगता है कि जैसे ये फ्रूट के अंदर सीड है, ऐसा नहीं है। इसमें एप्पल का जो थैलेमस होता है वही बड़ा हो जाता है और फैल के एप्पल का जो सीड होता है उसको ढक लेता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका पोम का एग्जाम्पल है। तो पोम टाइप का फ्रूट किस में पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है। तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं हेस्पेरिडियम। इसमें क्या होता है कि एक फ्रूट होता है, उस फ्रूट की जो ओवरी होती है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। हर ओवरी की अपनी अलग अलग लेयर होती है और हर ओवरी में अलग अलग सीड होते हैं और ये बाहर से एक लेथाइरस टाइप की स्किन में बंद होते हैं। इसी का स्ट्रक्चर होता है हेस्पेरिडियम, जिसको हम सिट्रस बोलते हैं। और इसमें जितने भी सीड होते हैं इनके सीड के ऊपर एक फाइबरस लगा होता है, एक फाइबर लगा होता है, एक रेशा होता है और उसी रेशे के अंदर रस भरा होता है जिसको हम लोग खाते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। इस तरीके का जो फ्रूट टाइप पाया जाता है वो आपका सिट्रस में देखने को मिलता है। सिट्रस में किस में? जितने भी टाइप के सिट्रस होते हैं, चाहे ऑरेंज है, चाहे मैंडारिन है, चाहे लाइम है, चाहे लेमन है, सब में देखने को मिलता है। समझ गए? तो ये होता है आपका हेस्पेरिडियम। साइकोनस, ये होता फिग। साइकोनस इज ए कंपोजिट फ्रूट फॉर्म फ्रॉम ए होलो फ्लैशी इनफ्लोरोसेंस स्टॉक इनसाइड व्हिच tiny flower develop. The female flower produce small drupes and pips. बात समझना ध्यान से। क्या होता है कि ये साइकोनस, जिसको हम फिग बोलते हैं, हिंदी में अंजीर बोलते हैं, गूलर भी कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो गूलर का हमको फल देखने को मिलता है, इसी फल के अंदर ढेर सारे फ्लावर निकलते हैं। जो आप लाल लाल सा देख रहे हैं, इसमें ढेर सारा फ्लावर होता है, ठीक। ये फ्लावर ही बाद में इसके अंदर, इसमें क्या होता है कि ऐसे नीचे से यहाँ से इसके अंदर घुस जाते हैं माइट, जिनको हम भुनगा बोलते हैं, ठीक। ये अंदर घुस जाते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो अंदर चले जाते हैं, जब हमारा गूलर छोटा होता है। फिर बाद में जैसे जैसे गूलर बड़ा होता जाता है, वैसे जो नीचे का जो छेद था जिसके अंदर से जिससे ये अंदर घुसे थे, वो बंद हो जाता है। तो ये अंदर ही वो पैक हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो अंदर ही फ्लावरिंग होगी। अब क्योंकि ये अंदर गया है तो ये उसी में बीच में उड़ता रहेगा, तो प्रॉपर पॉलिनेशन करा देगा। फिर बाद में वही फ्लावर जो होंगे वो बाद में वहीं पर सीड बन जाएंगे, छोटे छोटे, उसमें ढेर सारे सीड बन जाते हैं। तो आप इसमें जो लाल लाल देख रहे हैं, तो इसी में आपको हल्का सा ब्राउन ब्राउन भी देखने को मिलेगा। ये क्या होता है? सीड होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक तरीके का कंपोजिट फ्रूट होता है जिसमें ढेर सारे फ्रूट देखने को हमको मिलते हैं, ठीक। अब इसमें ढेर सारे सीड होते हैं, ढेर सारे फ्रूट्स को मिला के एक कंपोजिट फ्रूट ये देखने को मिलता है हमको। तो बहुत लोग कहते हैं तुम तो गूलर के फूल हो गए हो। एक एग्जाम्पल भी हो गूलर का फूल हो जाना। इसका एग्जाम्पल ऐसे होता है कि गूलर का फूल दिखाई नहीं देता है। दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि गूलर के अंदर होता है। जो हम ये गूलर देख रहे हैं, इसके अंदर इसका फूल होता है। और जब ये पकता है, जब हम इसको तोड़ के निकालते हैं तो हमको सीड मिलता है, फूल खत्म हुआ रहता है, मतलब हमको फूल देखने को नहीं मिलता है। तो साइकोनस टाइप का किस में देखने को मिलता है? फ्रूट टाइप, ये आपका फिग में देखने को मिलता है। सोरोसिस, इसमें क्या होता है? पाइनएप्पल, मलबेरी, जैक फ्रूट। मलबेरी समझते हो? सहतूत। पाइनएप्पल बोले तो अनानास और जैक फ्रूट बोले तो कटहल। इसमें क्या होता है? सोरोसिस टाइप का जो फ्रूट होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। इसमें एक बीच में एक्सिस होती है, फ्लावर के जो फ्रूट होता है, फ्रूट के बीच में एक एक्सिस होती है। इसके बाद हर एक्सिस के बगल बगल में ऐसे चारों तरफ से इसमें क्या लगे होते हैं? ऐसे बगल में ढेर सारे सीड लगे होते हैं और हर सीड के ऊपर पेरिकार्प होता है, ठीक। हर सीड के ऊपर अपना पेरिकार्प होता है। जैसे कटहल का जब आप सीड देखेंगे तो कटहल के सीड, कटहल का जो वो अगर पूरा फल देखेंगे बड़ा सा 10 किलो 15 किलो का जो होता है,
उसमें बीच में एक एक्सिस होती है, मोटी सी एक बेलनाकार एक एक्सिस होती है, उसके चारों तरफ इसमें वो लगे होते हैं, कटहल के सीड लगे होते हैं, और सीड के ऊपर उसमें एक फ्लैसी मेसोकार्प होता है, उसी को लोग खाते हैं। ठीक, तो जो जैक फ्रूट होता है या मलबेरी है या पाइन एप्पल है, ये भी एक तरीका का एग्रीगेट फ्रूट है, मतलब ढेर सारे फ्रूट्स को मिलाकर एक फ्रूट बना होता है। देखने में लगता है कि एक फ्रूट है, लेकिन एक फ्रूट नहीं होता, और ढेर सारे फ्रूट्स का एक गुच्छा होता है। तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं सोरोसिस। ये आपको देखने को मिलता है अनानास में। अनानास में भी बीच में एक एक्सिस होती है और चारों तरफ इसमें फ्रूट लगे हुए होते हैं। मलबेरी आपने सहतूत देखा होगा, तो सहतूत में आपको पतले पतले ड्रॉप, उसमें जो काला काला होता है, सरसों के दाने जैसा काला काला लगता है, सरसों के दाने जितना बड़ा बड़ा होता है काला काला। तो अगर आप ध्यान से कभी सरसों सहतूत लीजिए और सहतूत का पोस्टमार्टम कीजिए, तो आपको बीच में एक हरे हरा एक्सेस दिखेगा, जो कि पौधे से टच होता है, मतलब पौधे से अटैच होता है, टूटता है वहीं से तोड़ के फिर गिरता है ज़मीन पर, या हम तोड़ते हैं। तो एक तो हरी हरी बीच में एक्सिस है, उसके बाद चारों तरफ से वो पतला पतला जो मैं बता रहा हूँ गोल गोल दाने जैसा, सरसों के दाने से भी छोटा छोटा दाना लगा होता है, और ढेर सारे दाने आपस में ही ये कसे होते हैं, और उस तरीके से आपको देखने को मिलता है पूरा सहतूत। तो चाहे सहतूत की बात करें, चाहे हम कटहल की बात करें, और चाहे हम अनानास की बात करें, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? सोरोसिस के। तो आई होप कि आपको ये सोरोसिस भी अच्छे से समझ में आया हो। इसके बाद नट आता है, कैजू नट, हेज़ल नट, जितने भी नट आते हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं, जिनके नाम में नट आएगा वो सभी इसके अंदर आएंगे। और एक आता है लीची। लीची को कुछ लोग बोलते हैं कि ये ड्रुप है, कुछ लोग बोलते हैं ये नट है, लेकिन बेसिकली जो लीची है ये नट होता है। किसी किसी बुक में आपको ड्रुप देखने को मिलेगा, लेकिन वो गड़बड़ है। अगर आपको एग्जाम्पल मिले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप देंगे, तो उसमें आपको अगर दो ऑप्शन मिलेगा, ड्रुप और नट दोनों मिलेगा, तो सबसे पहले आप किसको प्रेफर करेंगे? नट को प्रेफर करेंगे। उसके बाद फिर किसको प्रेफर करेंगे? ड्रुप को प्रेफर करेंगे। अगर दोनों लिखा है तो आप नट या नट को प्रेफर करेंगे, उसके बाद फिर ड्रुप को प्रेफर करेंगे। और अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है बोथ, तो आप बोथ को प्रेफर करेंगे। ठीक, और अगर दोनों में से कोई एक गायब है तो जो है उसको लगा देंगे। जैसे मान लीजिए ड्रुप गायब है तो आप नट पे लगा देंगे, नट गायब है तो ड्रुप पे लगा देंगे। और अगर दोनों है तो या तो दोनों पर लगाइए अगर संभव है, और नहीं तो फिर आप किस पर लगाना है? नट पर। तो बेसिकली जो लीची होती है वो नट होता है। फिर सीजोकार्प है। सीजोकार्प कैरेट का होता है, याद कर लो, ऐसे रट लो। इसके बाद एक कैप्सूल है, ये ओकरा और आंवला में देखने को मिलता है। अब कैप्सूल टाइप का जो फ्रूट होता है ये कैसे होता है? ए ड्राई डेसेंट फ्रूट दैट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम वन फ्लावर हैविंग ए सिंगल ओवरी divided into several carpels, often fused and splitting open along a stem of a carpel or opening at pores at maturity। कहने का मतलब ये है कि ये सिंगल ओवरी होती है, इस फ्रूट की एक सिंगल ओवरी होती है। सिंगल ओवरी कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। जब ये पकता है तो पकने के बाद इसकी जो ओवरी होती है वो अलग अलग हो जाती है, प्रॉपरली वो अलग अलग, जैसे मैच्योर होगा वो अलग अलग हो जाएगा। और इसके अंदर का जो सीड होता है वो फिर नीचे गिरने लगता है। जैसे ये है, ये आपका ओकरा है, भिंडी, जब ये पक जाती है तो इस तरीके से इसमें क्रैक देखने को मिलते हैं। और ये क्रैक जैसे हम इसको तोड़ने जाएंगे या हवा चलेगा, हिलेगा, तो ये क्रैक अपना यहीं ऊपर से खुल जाएगा और इसके अंदर के जो सीड हैं वो ऐसे छिटक जाएंगे, इधर उधर ज़मीन पर गिर जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके का अगर फ्रूट हमको देखने को मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक, अब आगे हम बात करें अकॉर्डिंग टू एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट। ये अगला क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडिबल पार्ट्स। अब इसमें बात समझना, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि फ्रूट में पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसको मैंने एक बार और भी पढ़ाया है, इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो सीरीज है
उसमें मैंने डिटेल में समझाया है, लेकिन एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है उनका रिवीजन, जिन्होंने नहीं देखा है वो जान भी जाएंगे, और जिन्होंने देखा है उनका रिवीजन हो जाएगा। वैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो वहाँ से देखिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ से ज़रूर देखिए, वहाँ से ज़रूर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूँ। तो पार्ट ऑफ फ्रूट जो होता है, इसमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये आपका मैंगो है, आपने सबने देखा है तो आप जल्दी से इसको कैच कर पाएंगे। इसमें देखो, सबसे पहला जो सबसे आउटर स्किन होती है, जिसको हम छिलका बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिकार्प। इसके बाद इसके अंदर का जो पल्प होता है, फ्लैशी पल्प, जिसको हम लोग खाते हैं, इसको कहते हैं मेसोकार्प। इसके बाद आम के अंदर जो गुठली होती है, बहुत टाइट सी सफ़ेद सफ़ेद सी गुठली होती है, इसको हम बोलते हैं इंडोकार्प। ठीक, तो क्या मिलेगा हमको? एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। इन तीनों को मिलाकर, जैसे इसमें तो तीनों दिख रहा है, आम में तो ये तीनों दिख रहा है, अगर किसी में नहीं दिखता है, तीनों कन्फर्म अलग अलग नहीं होता है, तो उसको हम एक साथ ही पेरिकार्प बोल देते हैं। जैसे आम में तो ये तीनों अलग अलग हमको दिख रहा है कि हम इसको क्लासीफाई आराम से कर सकते हैं कि ये है, ये है और ये है। ठीक, लेकिन अगर हमको नहीं देखने को मिल रहा है, हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि कहाँ एपिकार्प है, कहाँ मेसोकार्प है, कहाँ इंडोकार्प है, तो हम तीनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं? पेरिकार्प बोल देते हैं। ठीक, इसके बाद फिर क्या है? एम्ब्रायो है, एंडोस्पर्म है, और फिर क्या है? सीड कोट है। अब सीड कोट बहुत पतला सा होता है। जब आपने आम को तोड़ा होगा तो आम की जो गुठली होती है सफ़ेद सी, उसी गुठली के अंदर आपको एक हल्का सा पतला सा, हल्का ट्रांसपेरेंट सफ़ेद कलर का पतली सी झिल्ली देखने को मिलती है। उसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। फिर इसके बाद वो जो पूरा किसली होती है बड़ी सी, उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, और बीच में वहीं ऊपर जहाँ से नया पौधा निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्ब्रायो। तो ये तीन चीज़ें तो मिलकर बनाती हैं सीड, और ये तीन चीज़ें मिलकर बनाती हैं पेरिकार्प। अब ध्यान से समझना, ये जितना मैंने स्ट्रक्चर बताया है, अगर आप गांव के होंगे, आपकी थोड़ी रुचि होगी चीज़ों को देखने में, लालसा होती होगी कि देख के सीखने में, तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो मैंने बताई है आपने नोटिस करी होगी। जब अचार बनता है आम का, तो उसमें जब गुठली को काट के निकालते हैं तो उसके बीच में एक सफ़ेद सी पतली सी झिल्ली देखने को मिलती है आम की गुठली के अंदर। आम का जो गुठली होती है, जो बहुत टाइट सा होता है, उसके जस्ट अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है, फिर उसके अंदर सीड होता है जो दो पार्ट्स में आसानी से डिवाइड हो जाता है। तो जो बहुत पतला सा होता है उसी को सीड कोट बोलते हैं। अगर आपने उसको नहीं निकाला, आपने अचार रख दिया आम का, तो आपको बाद में वो देखने को मिलेगा। तो फिर बाद में जब वो उजड़ता है तो अचार के ऊपर जितना भी मसाला लगाया गया रहता है वो भी सब उजड़ के निकल जाता है। ठीक, अब बात समझते हैं। तो ये तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एपिकार्प क्या होता है, मेसोकार्प क्या होता है, इंडोकार्प क्या होता है, एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म और सीड कोट, ये सब क्या होते हैं। अब अगर आपको ये सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी, तो अब ये मैं जो आगे बता रहा हूँ कहानी, ये आपको आराम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, पहला है पेरिकार्प, जिसको हम बोलते हैं बेर में। बेर का हम पेरिकार्प खाते हैं, क्योंकि बेर का जो पेरिकार्प होता है उसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसमें इंडोकार्प कहाँ है, मेसोकार्प कहाँ है, एपिकार्प कहाँ है। पता चल पाता है? बेर का जो छिलका, बेर का जो ऊपर का हम खाते हैं, नहीं पता चल पाता, इसलिए एक ही बार में बोल देते हैं कि बेर का हम पेरिकार्प खाते हैं। पपाया जो होता है, मैंगो होता है, इसका हम मेसोकार्प खाते हैं। पपाया का ऊपर का छिलका छील देते हैं, अंदर बहुत पतला सा सफ़ेद कलर का इंडोकार्प होता है, उसको भी हटा देते हैं और सीड के साथ साथ ही बीच में बचता है जो हल्का सा ऑरेंज कलर का या रेड कलर का या येलो कलर का देखने को होता है, मिलता है, वही होता है मेसोकार्प। ये खाते हैं किसमें? मेसोकार्प किसका किसका खाते हैं? पपाया का, मैंगो का। इसके बाद फिर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ये होता है मतलब भ्रूणपोष, ये किसका खाते हैं? कोकोनट का खाते हैं। थैलेमस, जिसको हम अंडाशय बोलते हैं, इसको ये किसका खाते हैं? एप्पल का और स्ट्रॉबेरी का हम पूरा थैलेमस ही खा जाते हैं। प्लेसेंटा किसका खाते हैं? बेल का। प्लेसेंटा प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा क्या होता है? जब नवजात शिशु का जन्म होता है, कोई बेबी जन्म लेता है,
तो उसकी जो नाभि होती है वो माँ के गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। तो वो जो जुड़ा होता है, जिसको नाड़ा बोलते हैं, उसको डॉक्टर काट देता है। जो हमारी नाभि होती है वहीं से जुड़ा होता है प्लेसेंटा। तो ये जो जुड़ने वाला एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लगता है जैसे रस्सी है, उसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो बेल में यही प्लेसेंटा होता है जिसको हम खाते हैं। इसमें सीड और थैलेमस के बीच का जो पोर्शन होता है, सीड और थैलेमस के बीच का, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, बेल में उसी को खाया जाता है। फ्लेसी एरिल खाते हैं किसका? लीची का। एरिल क्या होता है? सीड के ऊपर लगा हुआ एक पार्ट होता है एरिल। इसको हम मेसोकार्प इस वजह से नहीं कहेंगे, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ऊपर छिलका होता है, फिर आपको लगेगा कि ये मेसोकार्प है, फिर अंदर सीड है। ऐसा नहीं होता है। सीड के सबसे बाहरी जो हमको देखने को मिलता है वो होता है एक्सोकार्प, एंडोकार्प, पेरिकार्प, मेसोकार्प। जितना भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है वो कहाँ मिलेगा? वो नट में मिलता है। लीची का जो हमको सीड देखने को मिलता है, जिसको हम सीड बोलते हैं, ये सभी स्ट्रक्चर जो अभी मैंने पढ़ाया, ये सभी स्ट्रक्चर हमको उस सीड के अंदर देखने को मिलेंगे। सीड से पहले वो जो हमको देखने को मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एरिल। वो फ्लेसी एरिल होता है, उसी को हम खाते हैं। ब्रेक्ट्स जो खाते हैं उसका हम पाइनएप्पल का खाते हैं। जूसी सीड कोट खाते हैं हम पोमग्रेनेट का। पोमग्रेनेट में पतले पतले से वाइट वाइट कलर के सीड होते हैं, उन्हीं के ऊपर ट्रांसपेरेंट कलर का या वाइट कलर का या फिर पिंक या रेड कलर का दाना होता है, उसी को हम खाते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? जूसी सीड कोट। फिर जूसी प्लेसेंटल हेयर, जो प्लेसेंटा होता है उसी प्लेसेंटा का हेयर हम जो होता है, हेयर सिट्रस का, वो हम खाते हैं। ध्यान से अगर आपने देखा होगा नींबू में तो सीड होता है, सीड के ऊपर प्लेसेंटा लगे हुए होते हैं, जो कि ऐसा होता है कि लगता है जैसे कि ये रोएं हैं। सीड के ऊपर ढेर सारे रोएं लगे हैं और उन्हीं रोएं के अंदर रस भरा हुआ है, उसी को हम लोग खाते हैं। अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो नींबू को तो आप ये सभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसको आप इंटर रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपने अब पढ़ लिया है तो आप आगे वाले फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आपको आसानी से आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद है फ्लेसी रिसेप्टेल्स। ये क्या होता है? फ्लेसी रिसेप्टेसल। ये किस में पाया जाता है? फिग में पाया जाता है, यही खाया जाता है। तो ये तो हो गया बात क्लासिफिकेशन की। ठीक, आई होप कि जितने क्लासिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने पढ़ा दिए। बाकी बहुत ढेर सारे टाइप के क्लासिफिकेशन हैं जिनको मैंने इंस्टेंट हार्टिकल्चर में कवर किया है, तो आप अगर वहाँ से देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसको देख रहे हैं कोई बात नहीं, रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो आप ज़रूर उसको देखिए। मैं केवल इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा वीडियो बढ़ेगा, केवल इतना ही नहीं है कहने का मतलब। कहने का मतलब ये भी है कि अगर आप उसको देखेंगे तो आपके जो नॉलेज है वो अच्छे से और भी अच्छे से गेन होगी। अब हम बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट पर डे पर कैपिटा। एक ह्यूमन बीइंग को एक दिन में कितना क्या चीज़ चाहिए, ग्राम में वो दिखा गया है, उसको हम बताते हैं। सीरियल बोले तो अनाज, जिसको हम दाल और चावल और रोटी कहते हैं। चावल और रोटी हमको कितना खाना चाहिए? एक दिन में लगभग 475 ग्राम खानी चाहिए। दाल कितनी खानी चाहिए? 80 ग्राम खानी चाहिए। फ्रूट कितना खाना चाहिए? 120 ग्राम हमको रोज़ फ्रूट चाहिए। वेजिटेबल कितना चाहिए? लगभग 300 ग्राम के आसपास हमको वेजिटेबल चाहिए, जिसमें आलू भी होता है, हरी सब्जी होती है, सलाद होता है, ये सभी चीज़ें मिलाकर होती हैं। मिल्क हमको कितना चाहिए? 250 ग्राम मिल्क चाहिए। बोले तो एक पौवा हमको चाहिए, समझ गए? ये मिल्क। शुगर कितना चाहिए? 40 ग्राम। एक दिन में लगभग 40 ग्राम शुगर चाहिए। लेकिन एक चीज़ समझना, ये जो हम शुगर की बात कर रहे हैं, ये शुगर ये नहीं है कि हम शक्कर उठाए और खा गए। वो शक्कर 40 ग्राम अगर रोज़ खाओगे तो फिर यही समझ लो कि जैसे जवानी ख़त्म हुई तुरंत शुगर शुरू हो जाएगा, फिर आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। ये शुगर आपको हर जगह मिलता है। जैसे जब आप रोटी खाएंगे तो उसमें भी हल्का शुगर होता है, आप जब चावल खाएंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत शुगर होता है। तो ये सब चीज़ें हमको मोटा मोटा कि हमको एक दिन में इतना खाना चाहिए। सीरियल कितना खाना चाहिए? 475 ग्राम खाना चाहिए, जिसमें चावल आता है और गेहूँ आता है, बाजरा भी आता है, मतलब ज़्यादातर चावल और गेहूँ ही लोग खाते हैं। पल्सेस में बोले तो दाल हमको 80 ग्राम चाहिए,
फ्रूट हमको 120 ग्राम चाहिए, वेजिटेबल हमको 300 ग्राम के आसपास चाहिए, मिल्क हमको 250 ग्राम के आसपास चाहिए, शुगर हमको 40 ग्राम के आसपास चाहिए होता है। तो ये हमको एक दिन में एक ह्यूमन बीइंग को इतना चाहिए होता है। कुछ चीज़ें वेरी कर सकती हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपका जो सीरियल की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अगर आप बच्चे हैं, छोटे हैं, या आप पहलवानी नहीं करते हैं तो आपको इतना ग्राम प्रोटीन में चल जाएगा। अगर आप पहलवानी करते हैं, आपको ज़्यादा सप्लीमेंट विटामिन चाहिए, आपको ज़्यादा वेजिटेबल प्रोटीन चाहिए, तो आप और भी ज़्यादा खा सकते हैं। इस तरीके से फ्रूट भी है, मतलब अपने बेसिक डेली जो रिक्वायरमेंट होती है एक नॉर्मल बीइंग की, वो यहाँ पर दिया गया है। अगर आप नॉर्मल नहीं हैं, अब नॉर्मल हैं, अंडर वेट हैं या हाई वेट हैं, पहलवानी करते हैं, तो आपके लिए ये नहीं है, तो आप अलग अलग उसका डाइट प्लान होता है। नॉर्मली लोग इतना ही खाते हैं, इतनी एक आदमी की, नॉर्मल आदमी की इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप कि आपको ये पूरा सब चीज़ें जितना मैंने पढ़ाया वो सब अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक करें, आपके जो सुझाव हैं वो कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। 10% का ही सब्सक्राइबर बेस है, मतलब 100 लोग देखते हैं तो जिसमें से केवल 10 ही लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। क्यों नहीं करते हो? बहुत मेहनत पड़ती है यार वीडियो बनाने में, तो एक सब्सक्राइब ही कर दिया करो। कुछ तो लगता नहीं है, कुछ ना कुछ पैसा लगाना है, ना कुछ लगाना है, बस एक सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।